यमन कैदी समझौता यमन सरकार और हौथी समूह के बीच 1600 से अधिक बंदियों को रिहा करने का समझौता हुआ है। इनमें से 1100 को सरकार और 580 को हौथी समूह ने रिहा किया है। 2014 में संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों के बीच बंदियों का यह सबसे बड़ा आदान प्रदान है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह समझौता व्यापक तनाव कम करने के प्रयासों की परीक्षा ले सकता है और संघर्ष के सबसे संवेदनशील मानवीय और राजनीतिक मुद्दों में से एक को पुनर्जीवित करने में सहायक हो सकता है। इहाब अल फंदी ने सना से रिपोर्ट दी है। पेनेंट इंटरनेशनल ग्रुप ने 1 मिलियन पाउंड का अनुबंध जीता। पेनेंट इंटरनेशनल ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फील वॉकर ने कहा, यह नवीनतम प्रशिक्षण प्रणाली अनुबंध हमारे नए ग्राहक के साथ 12 महीनों की साझेदारी की परिणति है, जो विश्व स्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों को बाजार में अग्रणी सिंथेटिक प्रशिक्षण प्रणालियों के साथ संयोजित करने के लिए एक यूके कंपनी के सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक अनुबंध की डिलीवरी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने की उम्मीद है। इस चरण की सफल डिलीवरी के बाद कंपनी को 2027 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन के और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कॉलेज स्पोर्ट्स कमीशन की मध्यस्थता जीत का NIL समझौतों पर प्रभाव। नेब्रास्का के 18 फुटबॉल खिलाड़ियों और कॉलेज स्पोर्ट्स कमीशन CSSE से जुड़े हालिया मध्यस्थता मामले ने कॉलेज खेल जगत में हलचल मचा दी है। तीसरे पक्ष के नाम छवि और समानता NIL समझौतों को अस्वीकार किए जाने से इस बारे में कई सवाल उठ रहे हैं कि भविष्य में NIL नियम वास्तव में कैसे काम करेंगे। इस पोस्ट में हम इस मामले के विवरण पर नजर डालेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि केंट की जैसे स्कूलों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है और यह अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि NIL समझौतों का भविष्य क्या होगा। ईरान युद्ध के कारण जहाजों को जोखिम भरे वैकल्पिक मार्गों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे सोमाली समुद्री डकैती में वृद्धि हुई। सोमाली समुद्री लुटेरे ईरान में चल रहे युद्ध से लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि वाणिज्यिक जहाज अफ्रीका के चारों ओर लंबे चक्कर लगाकर संघर्ष मार्गों को दरकिनार करते हुए उनके हमले के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने होर्मुज जल्द मरुमध्य से यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। यह जल्द मरुमध्य दुनिया के लगभग 20% तेल, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे बचने के लिए जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर से घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय हफ्तों तक बढ़ जाता है और समुद्री यातायात सीधे अस्थिर सोमाली बेसिन की ओर धकेल दिया जाता है। तुर्की की नई समुद्री रणनीति ने बढ़ाई क्षेत्रीय चिंता। टर्की की ब्लू होमलैंड मावी वतान नीति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई है। यह रणनीति भूमध्य सागर, एजियन सागर और काला सागर में तुर्की के समुद्री अधिकारों और प्रभाव को मजबूत करने पर आधारित है। हालांकि पड़ोसी देशों और पश्चिमी शक्तियों का मानना है कि यह नीति क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। अमेरिका के साथ वार्ता ठप होने और आर्थिक झटके और भी गहरे होने के बीच ईरान ने नए युद्ध की चेतावनी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि चल रही वार्ता विफल हो जाती है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव में लौटने के लिए तैयार है। साथ ही उसने दोनों देशों में बढ़ते आर्थिक संकट के लिए संघर्ष और होर्मुज जल्द मरुमध्य के बंद होने को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के नवीनतम प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, जिससे पड़ोसी देशों के लिए खतरा पैदा हो गया है। WHO ने कहा कि वायरस के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के कारण फैला यह प्रकोप महामारी आपातकाल के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, लेकिन DRC के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में इसके और अधिक फैलने का खतरा अधिक है। हवाई में पिछले 20 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ से किसान संकट में हैं और बाजार में सब्जियों की उपलब्धता कम हो गई है। बोक कोंगफान के हवाई स्थित खेत को ढकने वाली लाल भूरी मिट्टी उष्णकटिबंधीय धूप में सख्त हो गई है। सिंचाई की नलियां उस जगह उलझी पड़ी हैं जहां कभी उनकी लेमन ग्रास, खीरा और भिंडी खूब फलती फूलती थीं। उनकी भतीजी जेनी बलनाए की फसलें भी बर्बाद हो गईं। चॉय सम नामक सरसों की सब्जी, करेला और टमाटर, हाल ही में लगाए गए केले, नारियल और आम के पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए हैं और पेड़ों के बचने की संभावना कम है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि के अपने सबसे चरम परिदृश्य से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने जश्न मनाया।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की जलवायु नीतियों की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित जलवायु मॉडलिंग में पहले इस्तेमाल किए गए वैश्विक तापमान वृद्धि के सबसे चरम परिदृश्यों में से एक से दूरी बना ली है। अच्छा हुआ छुटकारा मिला। 15 साल तक डेमोक्रेट्स ने यह वादा किया कि जलवायु परिवर्तन धरती को नष्ट कर देगा, और अब संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष जलवायु समिति ने स्वीकार किया है कि उसके अपने अनुमान RCP 8.5 गलत थे। गलत। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वैश्विक बाजार एक बार फिर ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां आशावाद और भय एक साथ टकरा रहे हैं, जहां एक ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित शेरों की सुर्खियां बनी हुई हैं, वहीं निवेशक तेल की बढ़ती कीमतों, पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में शेरों के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर चिंताओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे माहौल में डीप वैल्यू निवेशक टोबियास कार्लिस्ले का निवेश दर्शन और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। भारत उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से पश्चिम की ओर देखता है। टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं, अस्थिर ऊर्जा बाजारों और तीव्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के इस दौर में कोई भी गंभीर राष्ट्र भावुक विदेश नीति नहीं अपना सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की हालिया यात्रा ने ठीक इसी वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। यह यात्रा मात्र एक औपचारिक राजनयिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसने इस बात को रेखांकित किया कि भारत इस बात को गहराई से समझता है कि उसका आर्थिक भविष्य, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पश्चिम एशिया में स्थिरता और रणनीतिक साझेदारियों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जर्मनी के रासायनिक शहर को औद्योगिक गिरावट के प्रभाव का डर सता रहा है। लुडविग्सहाफेन, जर्मनी, 17 मई 2026। BASF-CFP। जर्मनी के औद्योगिक पतन का उन समुदायों पर दर्दनाक प्रभाव पड़ रहा है जो लंबे समय से रोजगार, समृद्धि और एक सुरक्षित भविष्य की भावना के लिए स्थानीय विनिर्माण दिग्गजों पर निर्भर रहे हैं। आर्थिक मंदी से प्रभावित स्थानों में लुडविग्सहाफेन भी शामिल है, जो रासायनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी BASF का एक शहर है, जिसने चीन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ हजारों नौकरियां खत्म कर दी हैं। क्या तेल संकट और बढ़ने वाला है? ब्लूमबर्ग ने रविवार को बताया कि ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल की कुछ बिक्री पर लागू प्रतिबंधों में छूट की अवधि समाप्त कर दी है। इससे वह अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसके तहत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच रूस से सीमित मात्रा में तेल खरीदा जा सकता था। ईरान युद्ध और होर्मुज जलमरू मध्य के आसपास की अशांति के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में दबाव बना रहा और ईंधन की कीमतें बढ़ती गईं, जिसके चलते यह छूट समाप्त हो गई। विश्व कप में AI का पदार्पण 2026 में विश्व कप में अपना पदार्पण करने के लिए तैयार है, क्योंकि फुटबॉल का सबसे अधिक देखा जाने वाला टूर्नामेंट मैच की रणनीति और आयोजन संचालन को नया रूप देने के लिए वास्तविक समय के डेटा मॉडल और लाइव 3D सिमुलेशन की ओर रुख कर रहा है। प्रत्येक टीम के पास अपना खुद का AI मॉडल होगा, जिससे विश्लेषक वीडियो क्लिप और 3D अवतारों के माध्यम से खेल के पैटर्न की तुलना कर सकेंगे। कोच यह आकलन कर सकेंगे कि सामरिक बदलाव उनके अगले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसे कारगर साबित हो सकते हैं, जबकि खिलाड़ियों को व्यक्तिगत मैच विश्लेषण प्राप्त होगा। G42 और भारत सरकार ने कॉन्डोर गैलेक्सी इंडिया AI सुपर कंप्यूटर के लिए वाणिज्यिक ढांचे को औपचारिक रूप दिया। अबू धाबी स्थित वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह G42 और भारत सरकार ने 64 सेरेब्रस CS3 प्रणालियों से युक्त 8 एक्साफ्लॉप AI सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर कॉन्डोर गैलेक्सी इंडिया की तैनाती के लिए रूपरेखा और वाणिज्यिक शर्तों को औपचारिक रूप दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान G42 इंटरनेशनल के CEO महामहिम मंसूर अल मंसूरी और भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री के बीच हुए आदान प्रदान को देखा, जो UAE भारत की रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पोप लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अध्ययन समूह का गठन किया है। वेटिकन ने शनिवार 16 मई को कहा कि पोप लियो 14वें ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर
एक अध्ययन समूह का गठन किया है, क्योंकि वह अपना पहला धर्म ग्रंथ जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मानव गरिमा और शांति को प्राथमिकता देने वाले इस प्रौद्योगिकी के प्रति नैतिकता आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वेटिकन ने कहा कि लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में तेजी, मनुष्यों और समग्र रूप से मानवता पर इसके संभावित प्रभावों और प्रत्येक मनुष्य की गरिमा के लिए चर्च की चिंता के कारण आंतरिक अध्ययन समूह बनाने का निर्णय लिया था।